डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ये चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र की इकाई 17 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसका शीर्षक है रचनात्मक लेखन। पिछली कक्षा में हमने रचनात्मक लेखन के प्रकार क्या हैं, रचनात्मक लेखन की उपयोगिता क्या है और रचनात्मक लेखन हम करते किस प्रकार हैं, इसका अध्ययन किया था। आज हम रचनात्मक लेखन के एक भाग सार लेखन का अध्ययन करेंगे, जिसके अध्ययन के क्रम में अध्ययन के बिंदु होंगे। सार लेखन क्या है, सार लेखन की उपयोगिता क्या होती है, सार लेखन और संक्षेपण में अंतर क्या होता है, सार लेखन के लिए अपेक्षित गुण कौन कौन से हैं और सार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सार लेखन क्या होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने जब रचनात्मक लेखन का अध्ययन किया था तो रचनात्मक लेखन में हमने पढ़ा था कि रचनात्मक लेखन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक के जो रचनात्मक लेखन होते हैं उनमें लोकगीत, भाषण या दिव्यांगों के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि संकेतित भाषा होती हैं, वो आते हैं। और लिखित रचनात्मक लेखन जो होते हैं वो होते हैं सार लेखन, डायरी लेखन, उद्घोषणा लेखन, फीचर लेखन, रिपोर्टाज लेखन, पटकथा लेखन और वेब पोर्टल लेखन। तो इनमें से ही आज हम सार लेखन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सार लेखन होते क्या है, सार लेखन किसे कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भाषा में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। एक भाषा किसी भी विषय के ऊपर रचने के लिए बहुत व्यापक रूप से भी रचा जा सकता है और बहुत छोटे शब्दों में भी उस भाव को कहा जा सकता है। तो भाषा में यह शक्ति होती है कि किसी भी भाव को, किसी भी विषय को वो बड़ा बना सके या किसी भी भाव को, किसी भी विषय को वो छोटा करके संप्रेषित कर सके। तो कई बार क्या होता है कि बहुत से वर्णन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें विस्तार देने की आवश्यकता होती है, जिसमें और भी ज़्यादा जितने विस्तार से लिखेंगे वो उतना अच्छा, उतना मनोहर, उतना मनोरम होता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास समय का अभाव या काम की व्यस्तता के कारण हमें बहुत बड़ी बातों का भी संक्षेप में अध्ययन करना होता है या संक्षेप में हमें जानना होता है। तो जिस प्रकार से छोटी बातों को विस्तार देना भाषा की एक कला है, उसी तरीके से बड़ी बातों को या विस्तृत बातों को संक्षेप में लिखना भी एक कला है। तो जो विस्तृत बातों को उसके मूल भाव में संरक्षित रखते हुए जो हम उसे संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, उसे हम सार लेखन कहते हैं। इसमें जो विस्तृत बात है उसके मूल भाव रहते हैं, लेकिन भाषाओं में जो अनावश्यक उदाहरण होते हैं, जो एक ही बात को पूर्ण करने के लिए बार बार उदाहरण से उसकी पुष्टि करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, या बहुत बार अलंकृत शब्दों का भी प्रयोग करके जो उस बात को बढ़ा करके लिखा जाता है, तो उन सब को छोड़ते हुए जो मूल भाव हैं सिर्फ उनको लिखा जाता है, वे सार लेखन होते हैं। सार लेखन किसी दूसरे के द्वारा दी गई विस्तृत बात को उसके मूल भाव को संरक्षित रखते हुए जो कम शब्दों में हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसे हम सार लेखन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सार लेखन की उपयोगिता क्या होती है। विद्यार्थी मित्रों, बहुत बार आपने देखा होगा कि समय की बचत नहीं होती है हमारे पास में, तो बहुत किताबों में भी आपने देखा होगा कि सार बिंदु दिए जाते हैं। पूरे इकाई का एक सार बिंदु होता है कि पूरे इकाई को अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो अगर सिर्फ सार बिंदु को आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपको इकाई के बारे में कुछ तो जानकारी
मिल जाती है। तो कम शब्दों के प्रयोग करके कम भाषा का प्रयोग करके अपने भाव को जो संप्रेषित करने के लिए जो समय की बचत करते हैं, इसके लिए सार लेखन बहुत ही उपयोगी होती है। दूसरी बात कि बहुत एक ही बात को बार बार कहने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बात तो समझता है, लेकिन वो उसे उबन एक होती है कि इतने जो बात है एक लाइन में कह के ख़त्म की जाए। किसी के पास आज के समय में इतना समय नहीं होता है कि वो बातों को देखे, तो वो क्या करता है कि आपकी बातों पे ध्यान देना कम कर देता है। तो सामने वाला आपकी बात को ध्यानपूर्वक समझे, सुने, इसके लिए भी हमें अपनी बात को संक्षिप्त रूप में रखना होता है। संचार की क्रांति के जब हुई तो टेलीफोन, फैक्स, इन सब में पैसों की खपत होती है। तो अगर आप किसी भी बात को अगर कह रहे हैं, उसके ऊपर एक 10 पेज का एक फैक्स करेंगे तो उसमें पैसे बहुत लगते हैं। उसमें समय भी जाता है, कागज़ भी जाता है और पैसे भी जाते हैं। तो इसकी बचत के लिए हमें सार लेखन की उपयोगिता होती है। सार लेखन से भाषाई कौशल, भाषाई दक्षता बढ़ती है, भाषा में एक कसावट आती है। तो सार लेखन बहुत ही मामलों में उपयोगी होता है। आपने देखा होगा कि अखबार में कुछ तो बहुत बड़े बड़े समाचार होते हैं, कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी देना जानकारी देना होता है, लेकिन उसके लिए उतना समाचार पत्र में उतनी जगह नहीं होती है। तो संपादक जो है वो समाचार पत्रों के हिसाब से, समाचार पत्रों की जगह के हिसाब से समाचार का संक्षेपण करता है या उसका सार लेखन करता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी इसी तरीके से हम समाचार को संप्रेषित करते हैं। कई बार क्या होता है कि पुस्तकों बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन अगर हम उनका सार लेखन पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पुस्तक जो है वो हमारे रुचि के अनुसार है या नहीं है। तो पुस्तकों के सार लेखन के हिसाब से क्या होता है कि पाठक जो है अपने विचार का, अपने रुचि का चुनाव करने में भी सक्षम होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ किताबें नाम से ही बोल दी जाती है कि अरे ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब हम उसका सार लेखन पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, हमें ये किताब पढ़नी चाहिए। पुस्तकों के सार लेखन की भी आवश्यकता होती है। सरकारी कार्यालयों में भी सहायक द्वारा पत्रों और कभी-कभी पूरी फाइल का सार लेखन किया जाता है, ताकि जो अधिकारी हैं उनके पास अगर समय नहीं भी हो तो उन्हें पता रहे कि इस फाइल में है क्या और उन्हें इसके ऊपर क्या उचित जो है वो कार्य करने हैं। तो उसके लिए भी सार लेखन की उपयोगिता होती है। अब हम देखते हैं कि सार लेखन और संक्षेपण। पिछली कक्षा में आपने संक्षेपण, पल्लवन आदि का अध्ययन किया था, तो उसमें भी यही बात आ रही थी कि किसी भी विस्तृत बात को कम में हम जो लिखते हैं वो संक्षेपण होता है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सार लेखन और संक्षेपण दोनों एक ही चीज़ तो नहीं है, दोनों में अंतर क्या है? संक्षेपण तो हमने पढ़ लिया है, फिर आज सार लेखन हम क्यों पढ़ें? तो सार लेखन और संक्षेपण में कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि सार लेखन जो होते हैं वो मूल भाव को लिए हुए होते हैं, उनमें मूल भाव को रखते हुए हम सार लेखन लिखते हैं। लेकिन संक्षेपण में क्या होता है कि तथ्य और बिंदुवार ढंग से उसका जो है संक्षेपण होता है। सार लेखन में मूल विचार या भावनाएं केंद्र में होती हैं और संक्षेपण में तथ्य केंद्र में होते हैं। संक्षिप्त लेख होता है सार लेखन, अनुच्छेद के रूप में लिखा जाता है, लेकिन संक्षेपण जो है वो बिंदुवार ढंग से हम लिख सकते हैं। सार लेखन में लेखक की अपनी स्वतंत्रता होती है कि उस भाव को वो किस ढंग से लिखे कि वह भाव संप्रेषित हो जाए। लेकिन संक्षेपण में मूल शब्द जो होते हैं वो कभी कभी ही आ पाते हैं, जो आप पहले से दी हुई है उसी में से हमें मूल चीज़ें निकाल करके लिखनी होती है संक्षेपण में। लेकिन सार लेखन में लेखक के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो बड़े बातों के लिए एक मुहावरे का ही प्रयोग कर ले, या किसी चिन्ह का प्रयोग कर ले, या किसी प्रतीक का प्रयोग कर ले, जिससे वो विस्तृत बात की जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है वह हो जाए। मूल पाठ की भावना सुरक्षित होनी चाहिए और संक्षेपण में
मूल पाठ के तथ्य सुरक्षित होने चाहिए। सार लेखन जो है निबंध या लेख का सार लेखन लिखना होता है और संक्षेपण जो होता है वो पाठ का बिंदुवार और तथ्यात्मक रूप से संक्षेपण होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी का जीवन सादगी, सत्य और अहिंसा का प्रतीक था। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। उन्होंने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो इसका अगर हम सार लेखन लिखेंगे तो ये हम अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। जैसे महात्मा गांधी एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले महान नेता थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन यहीं पर जब हम संक्षेपण लिखेंगे तो बिंदुवार तथ्य रहने चाहिए उसमें। सार लेखन में भावना सुरक्षित रही है और संक्षेपण में तथ्य सुरक्षित रहेंगे। जैसे महात्मा गांधी सादगी, सत्य, अहिंसा के प्रतीक, चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक, सत्याग्रह व असहयोग आंदोलनों का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भी दिया। तो यह सार लेखन और संक्षेपण का अंतर है। मूल रूप से अगर कहा जाए तो सार लेखन भावात्मक, अभिव्यक्तिपूर्ण और विचारपूर्ण होता है। संक्षेपण तथ्यात्मक और बिंदुवार होता है। अब देखते हैं कि सार लेखन में अपेक्षित गुण कौन कौन से होते हैं। तो सार लेखन के लिए कुशाग्र बुद्धि चाहिए होती है। कुशाग्र बुद्धि के द्वारा ही हम अपनी पैनी नज़र उस लेख पर जमाते हैं और उससे देखते हैं कि उसका मूल भाव क्या है। सार लेखन में आपकी बुद्धि जो है कुशाग्र होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप यह देख सकें उस अनुच्छेद में कि इसमें इसका मूल भाव क्या है, लेखन किस भाव पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता है। मन की एकाग्रता होनी चाहिए। मन को जब हम एकाग्र करेंगे तो सार लेखन का हम सार समझ सकेंगे। और गागर में सागर किस तरीके से भरे, यानी छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हम अपने बड़े भाव को किस तरीके से संप्रेषित कर सके, इसके लिए समाहार शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी भाषा में समाहार शक्ति होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ये नहीं कि भाव को आप संप्रेषित करने के लिए आप उस चीज़ को स्पष्ट ना कर सके। भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा में आपकी कसावट होनी चाहिए, ताकि आप जो भी लिखें उसमें बड़ी बातें भी छोटे में आ जाए। भाषा में अगर कसावट रहेगी तो विस्तृत बात को भी आप कम में लिख सकते हैं। और निरंतर अभ्यास के द्वारा ही आप सार लेखन का अच्छी तरीके से लेखन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सार लेखन कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद आपको दिए गए हैं उसे आप सावधानीपूर्वक पढ़ें और उसे ये समझने का प्रयास करें कि इसका मूल भाव क्या है। मूल भाव को समझते हुए उन शब्दों को रेखांकित करें जो उस मूल भाव को समझाने में और सार लेखन लिखने में आपके लिए आधार शब्द हो। मुख्य अंश का 1/3 आपका सार लेखन होना चाहिए। सार लेखन के वाक्य छोटे और सरल और स्पष्ट होने चाहिए। लिखे गए सार को एक उपयुक्त शीर्षक देना भी आवश्यक होता है। अब सार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है? तो सार लेखन की प्रक्रिया के लिए सार लेखन के चरण को देखते हैं। मूल बिंदु का चयन किया जाता है कि मूल भाव क्या है, मूल बिंदु क्या है। संबंधित बिंदुओं को भी देखा जाता है कि मूल भाव की पुष्टि के लिए संबंधित बिंदुओं को भी देखा जाना चाहिए। मूल और संबंधित बिंदुओं को आपस में किस प्रकार आप क्रम देते हैं और किस प्रकार अपने भाषा में डालते हैं, यह भी सार लेखन की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अनावश्यक सामग्री को आपको छोड़ना होता है, अनावश्यक दोहराव को आपको छोड़ना होता है और उपयुक्त आकार में सार लेखन देना होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम सार लेखन की प्रक्रिया और साधारण सार लेखन क्या होते हैं और सरकारी सार लेखन क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।